गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 में इतिहास विषय के अंतर्गत विश्व इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। अब तक आपने कक्षा 10, कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विशेषकर 4 विषयों का अध्ययन किया। ये 4 विषय क्या हैं? एक है आपका इतिहास, दूसरा है आपका राजनीति विज्ञान, तीसरा है आपका अर्थशास्त्र और चौथा है आपका भूगोल। चौथा है आपके भूगोल। और इन सबको मिलाकर क्या बना है? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ऐसा विज्ञान जो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए कारगर हो, वो सामाजिक विज्ञान है। लेकिन अब हम सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़कर जब हम कक्षा 11 में आते हैं तो हमें एक विशेष विषय का चयन करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने इतिहास का चयन किया है तो उन्हें यह जानना भी जरूरी है कि हम इतिहास विषय क्यों पढ़ते हैं। सामान्यतः विद्यार्थी ये मानते हैं कि सर कंपटीशन में सामाजिक या इतिहास से ज्यादातर प्रश्न आते हैं, इसके कारण लोग भाग इतिहास लेते हैं। ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है जिसके कारण आप इतिहास पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? मैंने लिखा इसलिए विषय कि अब हम जो विषय जो है आपका क्या हो गया? इतिहास, सामाजिक विज्ञान हट गया। और इतिहास के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं? बहुत तरह का इतिहास पढ़ते हैं। जैसे विश्व का इतिहास, जो अभी हम सामान्य परिचय देंगे, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ ये बात खत्म करूँ, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। तो इतिहास पढ़ना है, आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, यानी राजनीति विज्ञान भी, अर्थशास्त्र भी, भूगोल भी। इन चारों में आपको दक्षता हासिल करनी है। ठीक है, एक विषय विशेषज्ञ के रूप में आप इन विषयों को आप पढ़ेंगे। पहले जो हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते थे वो जानकारी अब हम गूढ़ जानकारी के रूप में करेंगे। तो हम इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, और जो 11वीं क्लास में हमारी जो इतिहास की पुस्तक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये आज का हमारा सामान्य टॉपिक है। कल से फिर हम इतिहास की पढ़ाई विधिवत चालू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम शहरीकरण और लेखन कला। लेखन कला के विकास के साथ ही प्रथम शहरीकरण बना, और वो शहर कहाँ बने? संसार के 4 प्राचीनतम शहर कौन से हैं? संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी गई है, और संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी मानी गई है, और संसार की सबसे पुरानी लिपि जो पढ़ी गई है वो कौन सी मानी गई है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। आपने 10वीं तक अभी तक ये पढ़ा, और अब हम इन रूपों में इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो रूप है या आपने जो सब्जेक्ट चयन किया है वो है इतिहास। आपने जो चयन किया है वो है इतिहास। ठीक है, इतिहास को बहुत सारे सैकड़ों भागों में बांट सकते हैं। कुछ मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये लगेगा कि भाई हम इतिहास में ये चीजें भी पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जो पढ़ोगे वो लिखो, विश्व इतिहास। दूसरा आप लिख सकते हैं जहां आप रह रहे हैं, भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास से मतलब है हर देश का, पूरे संसार का इतिहास। जिस देश में जो व्यक्ति रहता है उनका अपना भी इतिहास होता है। तीसरा आप लिख सकते हो एशिया का इतिहास। ये क्या है? एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हैं राजनैतिक इतिहास। पांचवा आप लिख सकते हैं धार्मिक इतिहास। छठा आप कर लो इसमें सांस्कृतिक।
बात कर लो सैनिक इतिहास, ठीक है। ये बहुत सारे पार्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इन सबके बारे में नहीं पढ़ना। वो तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि हम इतिहास के इतने सारे भाग कर सकते हैं, सिर्फ एक ये सामान्य जानकारी के रूप में आपको दी जा रही है। जैसे तो हम विशेष पढ़ते हैं, जो हमारे कोर्स में रहेगा, वो कक्षा 11 में क्या रहेगा, विश्व का इतिहास, और कक्षा 12 में क्या आ जाएगा, भारत का इतिहास। इसी विश्व के इतिहास के साथ में हम एशिया के देशों का, अमेरिका के देशों का, जो ये सारा इतिहास जो विशेष है, वो सारा विश्व इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित होकर आ जाता है। विश्व का मतलब क्या है, सारा संसार, और जो सारे संसार का इतिहास है वो क्या है, विश्व इतिहास। तो आप इसका मतलब समझ लोगे कि मानव के जन्म से लेकर और आज तक पूरे संसार में जो जो घटनाएं घटी वो सारी किसमें आती हैं, विश्व इतिहास में आती हैं। ठीक है, अब हम विश्व इतिहास को अध्ययन करेंगे और हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं एक सामान्य जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। जो जब पृथ्वी का निर्माण होगा, जब उसमें जीव जंतु आएंगे, जीव जंतुओं के बाद में मनुष्य आएगा, और जब मनुष्य अपना कोई पहला कार्य करेगा और उस कार्य के प्रमाण छोड़ेगा, तो ही जाकर क्या होगा, इतिहास बनेगा। तो सबसे पहले आप पृथ्वी को जानें, उसके बाद में मनुष्य को जानेंगे, फिर इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं ये जानेंगे। तो जैफ्रे महोदय ने बताया कि पृथ्वी आज से 4.6 अरब वर्ष पहले, मतलब 4 अरब 60 लाख वर्ष पहले सूर्य से या सूर्य का एक हिस्सा थी जो उससे टूटकर अलग हो गया। अब सूर्य का हिस्सा थी तो बहुत गर्म रही होगी, करीब इसका जो टेम्परेचर उन्होंने माना था 1200 डिग्री टेम्परेचर। इसके ऊपर मीथेन गैस थी। कौन सी गैस थी, मीथेन गैस। लेकिन हमें जीने के लिए प्राणवायु कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन। तो मीथेन गैस से ऑक्सीजन बनने तक की क्रिया, इसे हम किसमें पढ़ेंगे, इतिहास में। ये पृथ्वी का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, जब ये लावा के रूप में थी, ज्वलंत लावा, धीरे धीरे करोड़ों वर्षों के बाद में लावा शांत हुआ, जो भाप थी वो पानी बनी और उन खड्डों में भर गई जो पृथ्वी पर थे। उन खड्डों में बनने से महासागरों का निर्माण हुआ, और उस पानी से सबसे पहले काई नामक एक जो जीव है उसकी उत्पत्ति हुई। कभी आप देखते होंगे कहीं, सामान्यतः आप देखोगे पानी इकट्ठा कर दो थोड़ा सा, उसमें एक हरा हरा पदार्थ या एक हरी हरी काई सी पैदा हो जाती है। वो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव था। उसके बाद में हमारे जो इतिहासकार हैं उनके पास में दो मत हैं। पहला मत कौन सा है, धार्मिक मत, और दूसरा मत कौन सा है, विकासवादी मत। ठीक है, इन दो मतों के अनुसार हम क्या करेंगे, मानव की उत्पत्ति करेंगे और बताएंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इतिहास होता क्या है और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने हमें बताया है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम भूतकाल की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, या भूतकाल की घटनाओं की जानकारी हम इतिहास के माध्यम से लेते हैं। लेकिन आपके विषय में एक सवाल, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या इतिहास की या भूतकाल की सारी घटनाएं इतिहास हैं? नहीं, सारी घटनाएं इतिहास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कि इतिहास के अंतर्गत हम उन्हीं घटनाओं का समावेश करते हैं
जिनके बारे में हमें कोई साक्ष्य प्रमाण मिले हुए हों। और जिन घटनाओं के बारे में हमारे पास साक्ष्य या प्रमाण नहीं है, वो केवल क्या है, भूतकाल है, वो एक पास्ट है, जो क्या बीत चुका, जो बीत चुका उसे हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन जिनके बारे में हमारे पास साक्ष्य है, तो उन साक्ष्यों के माध्यम से हम उसे वापस जीवंत कर देते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप पढ़ोगे, इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप पढ़ोगे, तो ये सारी लुप्त प्राय हो गई, वहाँ कुछ भी अब पहले जैसा नहीं है। लेकिन हमने वहाँ मिले साक्ष्यों के आधार पर उन्हें पूर्ण जीवित कर दिया, और हमने यहाँ तक कर दिया कि वह आंख बंद करते हैं तो जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर हमारे दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार की रही होगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता इस प्रकार की रही होगी। ठीक है, तो ये है। और इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? इतिहास हम पढ़ते हैं कि भूतकाल में जो घटनाएं हुई उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो मानव के द्वारा की होती है। हम उन गलतियों से सबक लेने के लिए इतिहास पढ़ते हैं, और बहुत सारे अच्छे काम जो हमारे द्वारा किए गए हैं वो काम हम जारी रखें, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इतिहास पैदा कौन करेगा, इतिहास बनाएगा कौन? तो इतिहास बनाएगा मानव या मनुष्य। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही रोचक सवाल आएगा जो आपके दिमाग को झकझोर देगा। क्या? कि मानव की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? जब आप बता रहे हो पृथ्वी सूर्य से गिरकर तप्त गोला थी, उस समय में वो करोड़ों वर्षों में ठंडी हुई, उसके बाद में पानी से शैवाल बना, शैवाल बना तो वहाँ कोई व्यक्ति तो था ही नहीं। तो ये जो व्यक्ति हैं मेरे जैसे या आपके जैसे, वो आए कहाँ से? क्या ईश्वर ने ऊपर से पटक दिए, या इन्हीं शैवाल ने प्रगति कर करके क्या किया, इन मनुष्यों को पैदा किया? तो इसके लिए हमारे पास दो मत हैं। पहला है धार्मिक मत, और दूसरा है विकासवादी मत। ये डार्विन आदि वैज्ञानिकों ने दिया है, और ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले धार्मिक मत के ऊपर। अब देखिए, संसार में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, तो हम सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म को ही लेते हैं। तो हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी ने योग माया के द्वारा अपनी जांघों से एक नर और नारी को पैदा किया, और उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी पर जाएं और संतति पैदा करें। संतति मतलब अपने जैसे लोग पैदा करके, और ये क्रम निर्माण क्रम जारी रखें। दूसरा मत आता है ब्रह्मा जी ने अपनी ही जंघा से सावित्री को पैदा किया, सावित्री पैदा करने के वो उनकी बेटी हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी ने जबरन उससे विवाह करके और ये मानव संतति पैदा हुई। एक मत ये भी है, और एक मत हिंदू धर्म में ही तीसरा है कि जल प्लावन मतलब जल प्रलय से पहले मनु ने क्या किया, एक बड़ी नाव के अंदर सभी प्रकार के जोड़ों को रखकर जल प्लावन से बचने के लिए, ताकि जल प्लावन के बाद में ये सारी संतति ऐसे की ऐसे ही रहे, एक निर्जन स्थान पर चले गए। जब जल प्लावन शांत हुआ तो इन्हीं ने आगे अपनी संततियों को बढ़ाया। अब दूसरा जो विचार है वो है, एक पुस्तक है बुक ऑफ स्पेलेंडो। बुक ऑफ स्पेलेंडो, इसके अंदर तीन किरदारों का नाम आता है। एक आता है एडम, दूसरा आता है लिलिथ, और तीसरा आता है ईव।
एडम और लिलिथ को भगवान ने मानव की उत्पत्ति के लिए जमीन पर, पृथ्वी पर भेजा। लेकिन एडम क्या था? निर्दयी, क्रूर व्यक्ति था। तो इससे नाराज होकर लिलिथ क्या है, कहीं चली गई। अब एडम को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की, और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तब ईश्वर ने ईव की उत्पत्ति की, और इस ईव व एडम ने मिलकर मानव की उत्पत्ति की। ठीक है। एक चीज और है, ओल्ड बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट में भी ऐसी कहानी आई है जिसमें लिखा है कि एडम व ईव को भगवान ने सजा देने के लिए पृथ्वी पर भेजा, और इन लोगों ने यहाँ पर आकर पृथ्वी पर संतति पैदा की, और कहा कि यरूशलेम में, यरूशलेम कौन सा स्थान है जहाँ पर ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह ने जन्म लिया। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा लोकवाद या इतिहासकार नहीं मानते, क्योंकि अगर यरूशलेम के आसपास मानव की उत्पत्ति होती तो सारे व्यक्ति उसी विचारधारा के, उसी रंग रूप के होते। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि सारे व्यक्ति अलग अलग प्रकार के हैं, व्यक्तियों की अलग अलग प्रजाति है। अगर वो व्यक्ति यहाँ से होते तो वो सब एक ही प्रजाति के होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाइबल में ही एक अन्य कहानी आई है कि ईश्वर ने नोवा नामक व्यक्ति को एक बड़ी नाव देकर जल प्लावन से प्रलय या जल प्लावन के प्रलय से बचाने के लिए ईश्वर ने क्या किया, नोवा नामक व्यक्ति को एक बड़ी नाव दी थी। और उस बड़ी नाव में ईश्वर ने क्या किया, सभी प्राणियों के एक एक जोड़े रख दिए। जब जल प्लावन या जल प्रलय होकर समाप्त हो गई तो ये नोवा नामक व्यक्ति वापस आ गया, और इसने क्या किया, पृथ्वी पर मानव और अन्य वन्य जीवों की उत्पत्ति में सहयोग किया। लेकिन ये सारी घटनाएं हमें काल्पनिक सी प्रतीत होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास में ईश्वर संबंधी कोई भी साक्ष्य नहीं है। ईश्वर के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ईसा मसीह ईश्वर है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे पास उनके ईश्वर होने के प्रमाण नहीं है। स्वयं उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि वो भगवान की तरह पूजने लगे। हमारे यहाँ का ले लो आप, किसी भी देवी देवता के बारे में आपके पास में कोई साक्ष्य नहीं है। जो हम मूर्तियाँ या जो हम कहानियाँ, जो भी हम ईश्वर के संबंधी सुनाते हैं, वो हमारे द्वारा लिखी गई किताबों में से ही लेकर सुनाते हैं। हम कहते हैं गणेश जी के सिर नहीं है, हाथी जैसा सिर है, तो हम कहीं से शिव पुराण से इस कहानी को उठाकर वहाँ पर जब सब गणेश जी के वध की क्रिया है, विष्णु द्वारा गज का शिखर काटना है, शंकर जी द्वारा प्राण मंत्र पढ़ के उसको जो लगाना है, वो सारी क्रियाएं हम हमारे ही धर्म ग्रंथों से या हमारे ही दिमाग की उपज है, क्योंकि धर्म ग्रंथों को भी हमारे ही जैसे लोगों ने लिखा है। ठीक है। आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पे जाओगे और 2 मंजिल का मकान आपको दिख जाएगा, आप बता दूंगा साहब ये 2 मंजिल का मकान सिंधु घाटी सभ्यता का है, इसमें ये विशेषता है। लेकिन आज से कहने के साथ राम जी के बारे में बता दीजिए, तो राम जी कहाँ रहते थे, क्या था उनका महल कैसा था, है ना, वो कुछ हमारे पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सब कुछ हमारे लिए अनुमान से, सब कुछ हम सोचेंगे। ठीक है। अब है विकासवादी सिद्धांत। लेमार्क व डार्विन आदि वैज्ञानिकों ने विकासवादी सिद्धांत दिया।
इनके अनुसार एक कोशीय जीव से माइक्रोनिया वाले जीव पैदा हुए और उनसे धीरे 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 मानव पैदा हुआ। बंदर आए, बंदरों से कभी गोरिल्ला, है ना, चिंपांजी, फिर बिगर पूंछ वाला बंदर, और उससे हम मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जैसे जैसे ऐसा विकास होता है, जो जो अंग हमारे काम के नहीं है उन अंगों को हमने उपयोग में लेना छोड़ दिया, और जो अंग हमारे क्रियाशील थे वो ज्यादा उपयोग में आने लगे। इससे क्या है कि ये हमारा विकासवादी सिद्धांत चला। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मानव का विकास, उसमें हम और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मानव ने क्या किया, पाषाण काल में आया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर आया लेखन कला और प्रथम श्रेणीकरण, जहां से कि आपकी किताब चालू होगी। ठीक है, तो मानव का विकास भी आपकी किताब में है, और पहला चरण लेखन कला ये भी आपकी किताब में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य। ठीक है, रोम की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, वहां के जो शासक हुए अगस्टस व जूलियस सीजर, इन्हें रोमन या ईसाई ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी जगह मिली हुई है। इस कैलेंडर में अगस्त व जुलाई के महीने इनके नाम पर हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईरानी साम्राज्य, यह भी तीनों ही महाद्वीपों में मिला था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मंगोलों का साम्राज्य, चंगेज खान आदि। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण। रोमन साम्राज्य के बाद में जो इटली के अंदर जो अंधकारमय वातावरण हो गया था, वहां पर जो वापिस एक विकासवादी या पुनरुत्थान की जो बात आई, वो हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण में। पुनर्जागरण के साथ ही एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, धर्म सुधार। संसार में 3 ऐसी चीजें हैं जिसने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। पहला पुनर्जागरण, दूसरा धर्म सुधार और तीसरा औद्योगिक क्रांति। धर्म सुधार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि धर्म सुधार संसार के सभी देशों में हुआ है। हिंदू धर्म में जब क्रांति आई तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन, बौद्ध सहित 62 संप्रदायों का जन्म हुआ। वैसे ही विश्व इतिहास में जब ईसाई धर्म में क्रांतियां आएंगी और अत्याचार अत्याधिक बढ़ जाएगा, तो मार्टिन लूथर नामक व्यक्ति क्या करेगा, धर्म सुधार का बेड़ा उठाएगा। और वो क्या करेगा, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। जब वो विरोध करेगा या विरोध वाली भावना करेगा तो क्या होगा, इसके जो अनुयायी होंगे वो कहेंगे प्रोटेस्टेंटवादी। तो जो पुराने रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे वो क्या कहेंगे, कैथोलिक। और जो सुधारवादी थे वो कहेंगे प्रोटेस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है, इसी ने ही मानव जीवन को विकास दिया। ठीक है, मानव पहले क्या था, अपने और अपने परिवार के साथ में कुटीर उद्योगों से अपना जीवन यापन कर रहा था, और संसार की बढ़ती आबादी में उसके उत्पादन से काम नहीं चल रहा था। तो कुछ ऐसा होना था जिससे कि ये जो मांग और पूर्ति पूरी हो सके। जब क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर परिस्थितियां अनुकूल थी, इंग्लैंड का साम्राज्यवाद भी अच्छा था, इंग्लैंड का साम्राज्य भी बहुत जगह फैला हुआ था। इंग्लैंड के लोग इस तरह के काम करने के लिए उत्सुक थे। इंग्लैंड के पास में लोहा और कोयले के अतुल भंडार थे। सामान बाहर भेजने के लिए इंग्लैंड के पास में एक सशक्त जनशक्ति जहाज रानी थी। तो उन सब का फायदा उठाकर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, और धीरे धीरे उसके अनुसरण करते हुए अन्य देशों में भी क्रांतियां प्रारंभ हुई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भौगोलिक खोजें। ठीक है, भौगोलिक खोजों के अंतर्गत क्या होगा, जब 15वीं शताब्दी के अंतर्गत एशिया जो माइनर का मार्ग है, जिसे आप रेशम मार्ग बोलते हैं, इसके ऊपर तुर्कों का अधिकार हो गया। जो यूरोपीय देश थे वो जो भारत से व्यापार करते थे, वो जो व्यापार के लिए भारत आना चाहते थे, तो
तो उस स्थल मार्ग जब अवरुद्ध हो गया तो उन्होंने क्या किया, जल मार्ग की खोज की। और इसी जल मार्ग की खोज के अंतर्गत बहुत सारे देशों की, और जैसे अमेरिका, कैरेबियन द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडोनेशिया, जावा, ये सब जब क्या हुआ है कि ये जो नाविक थे वो केप ऑफ गुड होप होकर या आशा द्वीप के ऊपर होकर जब आते थे तो ये कहीं कहीं कभी कभी अनजान भटक भी जाते थे। जैसे कोलंबस चला तो उसको आना था दक्षिण की तरफ होता हुआ पूर्व में, लेकिन वो चलेगा उत्तर की तरफ पश्चिम में, तो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका में। और वहां के लोगों को उसने रेड इंडियन नाम दिया, लेकिन जब बाद में मालूम चला कि ये भारत नहीं है तो उसको हमने क्या नाम दिया, अमेरिका। तो ये हम अमेरिका और इनमें विदेशी लोगों का आगमन पढ़ेंगे। तो ये जो विदेशी लोग थे ये 3 कारणों से किसी भी देश में गए, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। गोल्ड का मतलब है सोने के प्राप्ति के लिए या व्यापार के लिए, ग्लोरी का मतलब है अपनी प्रसिद्धि के लिए, और गॉड का मतलब है ये मानना था कि संसार के जो और लोग हैं वो क्या है, अनपढ़ है, गंवार है, उनमें धार्मिक भावनाएं नहीं है, तो वो क्या करना, उनको ईसाई धर्म में दीक्षित करना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारत आदि देशों पर पहुंचकर पहले तो व्यापार किया और धीरे धीरे उन देशों पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद में इन देशों ने जब विरोध किया तो वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए। ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन अमेरिका में होंगे, और उसी अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर फ्रांस की राज्य क्रांति होगी, है ना। फ्रांस की राज्य क्रांति होगी तो वहां पर फ्रांस के अंदर सम्राट का शासन खत्म हो जाएगा, लुई 16वें को गद्दी से उठा दिया जाएगा। उसी समय में वहां पर आतंक का शासन आएगा और बाद में नेपोलियन का भी उत्थान होगा। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जर्मनी, इटली के एकीकरण, है ना। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस आपके विश्व इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, इन सारी चीजों के लिए एक पुस्तक है, और उस पुस्तक के अंतर्गत जो जो सिलेबस के अंतर्गत आपके आएगा उसको हम एक एक कर क्रम से विस्तार में समझाएंगे। सबसे पहले जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ ताकि आप क्या है किताब में से उसको देख लें। हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेखन कला व शहरी विकास। ठीक है, ये आपके पाठ नंबर 2 है। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले, क्योंकि जो पहले वाला पाठ है उसको आपको समझने में ऐसे आमने सामने के माध्यम में ज्यादा सुविधा रहेगी, बहुत सारे आपके सवाल रहेंगे। तो जब स्कूल चालू होगा तब हम उस पाठ को पढ़ लेंगे। अगर मान लो फिर भी कोई कारण ऐसा रहा तो हम उसे उस टॉपिक को बाद में लेंगे। यहाँ से जो टॉपिक है वो ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं और आप उनको थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं। ये जो हम पढ़ाएंगे ये कुछ कुछ आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ जो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेसोपोटामिया की। ठीक है, मेसोपोटामिया क्या है, आज का इराक वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये 2 शब्दों से बना है, यूनानी भाषा के 2 शब्द। पहला है मेसोस, दूसरा पोटैमिया या पोटोमिया। ठीक है,
मेसोस का अर्थ होता है मध्य, और पोटोमिया का अर्थ होता है नदी। ठीक है, तो जो यूनानी भाषा का शब्द है इसका मतलब क्या है, नदी के मध्य स्थित भूभाग, तो उसको हम क्या बोलते हैं साधारण भाषा में दोआब, क्या बोलते हैं, दो आब। और दो आब का मतलब क्या होता है, ऐसा भूभाग जो दो नदियों के मध्य स्थित हो। ठीक है, तो आप समझते होंगे ये ईरान वाला भूभाग है। ठीक है, यूनानी भाषाओं में मेसोपोटामिया करता है मेसोपोटामिया, जिसका मतलब है नदी का मध्य या नदी के मध्य वाला भूभाग। ये कैसा है, अर्धचंद्राकार है। ठीक है, और मैंने आपको बताया इसको हम दो आप भी बोलते हैं। तो ऐसा भूभाग जो दो तरफ से पानी से घिरा हुआ हो या दो नदियों के मध्य हो, उस भाग को क्या कहते हैं, दो आप कहते हैं। तो यहाँ पर दो नदियां कौन सी थी, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये दो नदियां हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहकर फारस की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां हैं। पहली कौन सी है, कजला, और दूसरी का नाम है फरात। तो आपके समझ में आ गया, कजला व फरात की मध्य भूमि को हम क्या मानेंगे, मेसोपोटामिया। ठीक है, इसके अंतर्गत हम तीन राजवंशों के बारे में या तीन सभ्यताओं के बारे में इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और वो तीन हैं, पहली है आपकी सुमेरियन सभ्यता, दूसरी आएगी आपकी बेबीलोनियन या अक्कदी। ठीक है, और तीसरी आपकी आएगी असीरियन। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम और चीज पढ़ेंगे कि इसे संसार की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता क्यों माना जाता है, इसमें कौन सी लिपि थी, क्या उसे पढ़ लिया गया है, या इसके समकालीन कौन कौन सी और सभ्यताएं थी, और इन सभ्यताओं में क्या समानता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये जो आप चार सभ्यताएं इसमें जो पढ़ेंगे कल, जो इसके साथ साम्य वाली हैं, जो मैंने आपको बता देता हूँ। पहला हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता, तीसरा हम कल देखेंगे मिस्र की सभ्यता, और चौथी देखेंगे हम भारत की सभ्यता। इन चारों सभ्यताओं को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पर स्थित है या किसी न किसी नदी घाटी पर स्थित है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा कि ये पुराने जमाने की जो सभ्यताएं हैं या जो पुराने जो शहर हैं वो नदियों के किनारे ही क्यों स्थित होते थे या नदी घाटियों के किनारे पर ही क्यों बसते थे। ठीक है, तो इन सब बातों का कल हम जवाब देंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि ये सभ्यता पुरानी क्यों है, इसके साथ में ये बताऊंगा कि इसके साथ की चार पुरानी सभ्यताएं कौन सी हैं, और कल ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं या जो पुराने शहर हैं वो नदियों के किनारे क्यों बसे। ठीक है, आज क्या था, हमने क्या किया है, विश्व इतिहास का सामान्य परिचय दिया। इसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, पृथ्वी पर पानी कैसे आया, पृथ्वी पर पहला जीव कौन सा आया, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई,
पृथ्वी के मानव की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत कौन से थे। उसके बाद में आपने पढ़ा कि मानव की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत कौन से थे। उसके बाद में आपने पढ़ी लेखन कला वाली सभ्यता। उसके बाद में जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ये पढ़ा आपने, और उसके बाद में हमने पढ़ा औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, विश्व इतिहास के बारे में सामान्य की जानकारी हमने दी। लेकिन ये आज आपका परिचय वाला जो चैप्टर है ये आज समाप्त हो गया है। मैंने आपको बता दिया कि इतिहास में हम क्या क्या कल से पढ़ेंगे, तो कल की तैयारी आप पूर्ण रूप से करके आना। आपका जो पाठ है किताब का 2 नंबर का, इसे आप पढ़ना, क्यों कि अगर आप मेरे साथ साथ घर से तैयारी करके आएंगे तो आपको इसे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ये इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको रटना नहीं है। इतिहास को हमें क्या है, रटना नहीं है। अगर आप इतिहास को रटना चाहोगे तो रट भी नहीं पाओगे। ठीक है, इतिहास को क्या है, आपको समझना है। इतिहास में क्या है, एक निश्चित कालक्रम है, एक निश्चित अवधि है, बस आप उनको ध्यान में रखें। इतिहास आपके लिए बहुत ही सरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कल हमारा जो पाठ रहेगा लेखन कला और शहरी विकास। ठीक है, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आज कोई परिचय में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। वैसे इस मामले में आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जहां तक कि मैं समझता हूं कि मैंने जो आपको सामान्य परिचय देना था वो कंप्लीटली पूर्ण रूप में दे दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जब तक के लिए आपको धन्यवाद। कल तैयारी के साथ आना।